आपका दिमाग क्या घास खाने गया है? कब समझेंगे आप? आपके मम्मी पापा अब इस दुनिया से जा चुके हैं। मैं तो कहती हूँ देवर जी विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। उनके नाम से जो भी कुछ मम्मी पापा जी ने किया है, सारी प्रॉपर्टी जो जो देवर जी के नाम पर हुई है, वो सब कुछ आप समय रहते अपने नाम करवा लो, वरना ऐसा ना हो कि किसी दिन देवर जी विदेश से आए और प्रॉपर्टी में अधिकार जमाने लगे। और इतने सालों तक हम यहाँ रह रहे हैं, हमने मम्मी पापा जी की सेवा की है, अब वो सीधे में आएंगे और आकर प्रॉपर्टी ले लेंगे क्या? कामनी, ये कैसी बात कर रही हो तुम? अमित मेरा छोटा भाई है, माँ बाप की संपत्ति में छोटे भाई का भी अधिकार है मेरा। और वैसे भी जिस दिन से तुम शादी होकर आई हो हमारे घर में, उस दिन से तो मम्मी पापा को तुमने घर से बाहर कर दिया था। वो अपने फार्म हाउस में जाकर रह रहे थे। उन लोगों ने तो अकेले जीवन काटा है, तुमने और मैंने तो मम्मी पापा की कोई सेवा नहीं की है। तो वैसे भी हमारा अधिकार तो कुछ बनता नहीं है। अच्छा, हमारा अधिकार नहीं बनता तो किसका अधिकार बनता है? अरे कहना क्या चाहते हो तुम जब देखो तब अपने माँ बाप की, अपने भाई की पक्षधारी करना। एक बात याद रखो तुम, यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। संभालना अपने बच्चों को, और जीवन में कभी फिर लौट कर नहीं आऊंगी, समझ जाओ तुम। ओहो, बस इतनी सी बात के लिए तुम इतना नाराज हो जाती हो जाने मन? तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुमने जो बोला वो होकर ही रहेगा। मैं कल ही वकील के पास जाकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेता हूँ। तुम कहो तो तुम्हारे नाम करवा दूँ। मेरे नाम प्रॉपर्टी करवाएंगे? पहले अपने नाम तो करवा लो, फिर मेरे नाम करवाना। मेरे नाम करवा दोगे तो कल को लोग मुझे बदनाम कर देंगे कि भाई का हिस्सा रख ली इसने और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। ओहो स्वीटहार्ट, तुम इस तरह गुस्सा होती है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें पता है ना, तुम्हारा उदास चेहरा मैं बिल्कुल नहीं देख सकता हूँ। मैं तुम्हें और बच्चों को देखकर ही तो जी रहा हूँ। तुम लोगों के अलावा मेरे इस दुनिया में है ही कौन? तुमसे मैं प्यार करता हूँ। ये सारी बातें उसी दिन करना जब अपने भाई के नाम की प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लो, तभी मैं समझूंगी कि सचमुच तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। लो, अब मुझे इतने सालों बाद तुम्हें ये सबूत देना पड़ेगा कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। इतनी सी बात के लिए तुम मुझसे इतना नाराज हो जाती हो स्वीटहार्ट? कल ही जाकर मैं सारा काम करवा देता हूँ। तुम्हें बोला ना मैंने, तुम्हें पता है ना, जब तुम मुझसे रूठती हो तो मेरा दिल कहीं नहीं लगता है। मैं बेचैन हो जाता हूँ, मुझे कहीं अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें पता है ना, पता है कि नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम्हारा इस तरह गुस्से वाला चेहरा मुझे बेचैन कर देता है। तुम अच्छे से जानती हो, फिर भी तुम इतनी सी बात में नाराज हो जाती हो। ऐसा काम ही क्यों करती हो कि मैं तुमसे नाराज हो जाऊं? ओफो कामनी, रूठ गई है। जब तक अब इसे प्रॉपर्टी के कागजात नहीं दिख जाएंगे तब तक ये मुझसे बात नहीं करेगी। हे भगवान, अब मुझे जल्द से जल्द प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी पड़ेगी, वरना ये इसी तरह रूठी रहेगी मुझसे। मम्मी, मुझे भी खाना दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। जाकर राधा आंटी से मांग लो, वो तुम्हें खाना दे देंगी। जब घर में नौकरानी है तो मुझे क्यों परेशान करते हो? जाओ राधा आंटी से बोलना कि खाना दे दो। चलो भैया, हम राधा आंटी से खाना मांग लेते हैं, वो हमें खाना दे भी देंगी और खिला भी देंगी। कामनी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम चले जाओ यहाँ से। अरे बाबा, ये तो देखो, तुमने जो बोला था मैंने वो कर दिखाया। क्या तुमने सचमुच कर दिखाया? ओह माय गॉड, तुम सच में बहुत अच्छे हो, मैं बहुत लकी हूँ। दिखाओ तो जरा मुझे फाइल। अरे वाह, तुमने तो सचमुच कर दिखाया, सारी प्रॉपर्टी तुमने अपने नाम करवा ली। ओह माय गॉड, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे भगवान ने तुम जैसा पति दिया है, वरना आजकल के लोग कहाँ इतना सोचते हैं अपनी पत्नियों के बारे में। तुमने कितना बड़ा काम कर दिखाया। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सब कुछ देवर जी के नाम पर है, वो कल को हमारा हो जाएगा। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण हो पाया है, सिर्फ तुम्हारे कारण। अरे तुम्हारे लिए तो मैं चांद तारे तोड़ कर ला दूं, फिर ये कौन सी बड़ी बात है? लो, संभाल कर रखो इसे, ये तुम्हारे लिए तोहफा है, समझो। अब तो तुम मुझसे नाराज नहीं होना। अरे कौन भला नाराज होगा आपसे? मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी आपसे, मैं नाराज नहीं हूँ। आप तो खामखा परेशान हो जाते हैं। मैं इस फाइल को अच्छे से तिजोरी में संभाल कर रख देती हूँ। सच में कितनी अच्छी है ये, बहुत अच्छी है। भगवान इसे हमेशा ऐसे ही खुश रखे। मेरी पत्नी खुश रहती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका हंसता खिलखिलाता चेहरा मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा दिन बन जाता है। अब जल्दी से बाकी के काम निपटा लेता हूँ, फिर रात को खाने पर लेकर जाऊंगा सबको। राकेश और कामनी की शादी आज से 6 साल पहले हुई थी। राकेश और कामनी दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। कामनी राकेश के पड़ोस में ही रहती थी। राकेश के माता पिता कामनी के स्वभाव को बहुत अच्छे से जानते थे। वो एक नंबर की घमंडी और लड़ाकू किस्म की लड़की थी। बात बात पर अपने माता पिता से लड़ने झगड़ने लगती थी। मोहल्ले पड़ोस के लोगों से आए दिन उसकी लड़ाई झगड़े होते थे। बस इसी बात के चलते राकेश के माता पिता बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कामनी के साथ उनके बेटे की शादी हो। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार तो अंधा होता है। बस इसी के चलते राकेश ने कामनी से लव मैरिज कर ली, माँ बाप के ना चाहते हुए भी। कामनी को बहुत अच्छे से पता था कि उसके सास ससुर उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इसी कारण कामनी ने शादी के बाद अपने सास ससुर को अपने आप से अलग रहने के लिए कह दिया। राकेश पर इस बात का दबाव डालने लगी वो कि तुम यदि अपने माँ बाप को इस घर से नहीं निकालोगे तो मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी, तलाक ले लूंगी। बस इसी बात की हर समय धमकी देती थी। लेकिन राकेश ने अपने माता पिता को इमोशनली ब्लैकमेल किया और कहा कि यदि आप इस घर से नहीं जाओगे तो वो जहर खा लेगा, फांसी लगा लेगा अपनी पत्नी सहित, और इस चीज की सजा आप लोगों को मिलेगी। इस बात से परेशान होकर राकेश के माता पिता अपने फार्म हाउस में जाकर रहने लगे। हालांकि राकेश के माता पिता को किसी बात की
की कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि उनके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी। राकेश के पिता बहुत अच्छी जॉब में थे, इस कारण उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमा लिया था और पैसा जोड़ जोड़ कर उन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टी भी खरीद ली थी। अब उस प्रॉपर्टी में से आधा अपने बड़े बेटे और आधा अपने छोटे बेटे के नाम पर कर दिया था। लेकिन छोटा बेटा जो विदेश में रहकर नौकरी करता था, उसे इस बात की जरा भी भनक नहीं थी। अपनी पत्नी के कहने पर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली थी राकेश ने। अब कुछ महीनों के बाद राकेश के भाई ने एक हिंदुस्तानी लड़की से विदेश में ही शादी कर ली और एक दिन अचानक से ही राकेश का भाई अपनी पत्नी सहित घर पर आ गया। आखिर भैया भाभी कहाँ चले गए? हॉल से लेकर यहाँ रूम तक आ गया मैं आवाज लगाते लगाते, लेकिन भैया भाभी का कोई तो पता नहीं है। कहाँ है आखिर भैया भाभी? भाभी भाभी भैया कहाँ हैं आप लोग? प्रिया, ये हमारा बेडरूम है, तो मुँह हाथ धो लो और कुछ खा लो। भैया भाभी शायद कहीं गए होंगे। लेकिन इस तरह गेट खोलकर कहाँ जाएंगे भैया भाभी? घर में लॉक तो करके जाना था। कौन है? कौन इतनी जोर जोर से आवाज लगा रहा है? अरे दीपक जी, तुम आने की कोई खैर खबर भी नहीं दी। इस तरह अचानक से चोरों की तरह घर में घुसकर चले आए तुम। प्रणाम भाभी, कैसी हैं आप? और भैया कैसे हैं? यहाँ तो सब बढ़िया है, लेकिन आने की कोई खैर खबर तो देना था। इस तरह अचानक से चले आए तुम। भाभी, प्रिया को लेकर मैं इस घर में पहली बार आया हूँ, इसलिए आप लोगों को सरप्राइज देना चाहता था। बस इसलिए सोचा कि इस बार आप लोगों को बिना बताए जाता हूँ, ताकि आप लोग प्रिया को देखकर खुश हो जाएं। हाँ ठीक है। वैसे कितने दिनों के लिए आए हो यहाँ पर? जल्दी ही चले जाओगे ना? नहीं भाभी, अब हम हमेशा हमेशा के लिए यहीं शिफ्ट होने के लिए आए हैं, क्योंकि अब विदेश में मन नहीं लगता। अपना देश तो अपना देश ही होता है। बहुत याद आती थी यहाँ की। अरे अपना देश और पराया देश, क्या ये फालतू की बातें लगा रखी है? विदेश में अच्छा खासा कमाते हो, वही रहना चाहिए था। यहाँ और क्यों आ गए तुम? वहाँ तो इतनी कमाई है, सब कुछ है। यहाँ पर तो कुछ नहीं है हमारे देश में। भुखमरी है, भुखमरी। गरीबी से जूझ रहा है हमारा देश। तुम्हें समझ में नहीं आता? अच्छा खासा पैसा कमाने लगे थे वहाँ, और यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई? भाभी, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है जीवन में। अपनों का प्यार, अपनों का साथ, परिवार के साथ रहना, अपना देश, अपना गांव, अपना शहर, अपना घर अपना ही होता है। वैसे दोनों बच्चे कहाँ गए भाभी? दिख नहीं रहे हैं। मैं उनके लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आया हूँ। दोनों बच्चे गर्मी की छुट्टियों में नानी के यहाँ गए हैं। क्यों रिया, हमारे पैर नहीं पड़ सकती हो तुम छोटी हो क्या? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतने भी संस्कार नहीं दिए हैं? अरे पैदाइश तो तुम्हारी इसी देश की है ना। जाकर शहर में बस गई, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अपने देश के संस्कार भूल जाओगी। रिया, प्रणाम करो भाभी को। नमस्ते भाभी। प्रणाम। हाँ खुश रहो। वैसे भाभी, आपने इस रूम को कितने अच्छे से रखा हुआ है। पूरी साफ सफाई करवा दी है। कितने प्यारे पर्दे लग रहे हैं। बेड शीट भी बहुत सुंदर लग रहा है। पिलो कवर भी बहुत सुंदर लग रहा है। इस कमरे को आपने तो पूरा ही बदल दिया है। ये लग ही नहीं रहा है कि ये वही मेरा पुराना वाला बेडरूम है। देवर जी, ये आपका बेडरूम नहीं है, ये मेरे दोनों बच्चों का बेडरूम है। यहाँ मेरे दोनों बच्चे सोते हैं। लेकिन भाभी, ये बेडरूम तो मेरा था ना। जब भी मैं विदेश से आता था तो मैं इसी रूम में सोता था, और पहले से ही, बचपन से ही ये रूम मेरा था। मम्मी पापा ने इसे मेरे लिए ही तो बनवाया था। ऐसा है देवर जी कि आपको तो पता है कि आपके माँ बाप अपनी खुशी से फार्म हाउस में जाकर रहते थे, इसलिए हमने इस रूम का, इस घर का रेनोवेशन करवाया है। बहुत पैसे लगवाए हैं इस घर में। लेकिन भाभी, मम्मी पापा फार्म हाउस में जाकर रहते थे, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं भी फार्म हाउस में जाकर रुकूंगा। ये हमारा पुश्तैनी घर है, पहले का घर है, आपने रेनोवेशन करवाया है। देवर जी, अब तुम सिखाओगे मुझे कि क्या सही है क्या गलत है? और वैसे भी अब आपका यहाँ पर कुछ नहीं है। सब कुछ मम्मी पापा ने मरने से पहले हम लोगों के नाम कर दिया था, और कुछ दिनों के बाद ही उनकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। आपको तो पता है। ये क्या कह रही हैं भाभी? सब कुछ आपके नाम कर दिया मम्मी पापा जी ने? अरे मम्मी पापा जी के दो बेटे हैं, दोनों बेटे बहू के नाम से बराबर करना था उन्हें। लो, ये कल की आई लड़की अब ये हमें सिखाएगी कि क्या करना था और क्या नहीं उन्हें। जाकर उन्हीं से पूछो। यदि मेहमान के लिए आए हो तो इस घर में 4 दिन रुक सकते हो, वरना तुम्हें यदि इस घर में हमेशा के लिए रहना है तो तुम्हें धक्के खाकर बाहर निकलना पड़ेगा। ये घर हमारा है, यहाँ की सारी प्रॉपर्टी हमारी है, और जो भी मम्मी पापा ने पैसे जमा किए हुए थे उन सब में हमारा अधिकार है। हम लोगों ने उनकी सेवा की है, भले ही अलग रहते थे तो क्या हो गया। हम लोग जा कर उनकी सेवा करते थे, उनकी दवाई सब कुछ हम लोग करवाते थे। पैसे कौड़ी भी सब कुछ हमने लगाया है, इसलिए मम्मी पापा ने अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से सब कुछ हमारे नाम किया है। तुम्हें यकीन नहीं है तो अभी तुम्हारे भैया आते ही होंगे, पूछ लेना उनसे। ओम, तू यहाँ अचानक से? प्रणाम भैया, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ ओम। और तू सुना, तू कैसा है? अचानक से चला आया, कोई खैर खबर भी नहीं दी। प्रणाम भैया। खुश रहो रिया। वो भैया, हम लोग आपको सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए हमने आप लोगों को बताया नहीं। और कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। चलो बढ़िया हुआ जो तुम यहाँ घूमने फिरने के लिए चले आए। घूमने फिरने नहीं आए हैं तुम्हारे भाई और बहू, यहाँ हमेशा के लिए अधिकार जमाने के लिए आए हैं। नहीं भैया, क्या कह रही हो तुम कामिनी? खुलकर बताओ, क्या बात है? ओम, क्या हुआ? अपने भाई से क्या पूछ रहे हो? मैं बताती हूँ तुम्हें। तुम्हारा भाई विदेश से नौकरी छोड़कर यहाँ हमेशा के लिए चला आया है रहने के लिए, और बोल रहा है कि इस घर में, इस प्रॉपर्टी में
मम्मी पापा की आधी प्रॉपर्टी में इसका अधिकार है। नहीं नहीं भैया, मैं कोई अधिकार जमाने नहीं आया हूँ। मैं तो बस आप लोगों के साथ रहने आया हूँ, अपने गांव में रहने आया हूँ, अपने अपने माता पिता के शहर में रहने आया हूँ, अपने देश में रहने आया हूँ। विदेश में ना ही कोई अपना है और ना ही कोई अपनापन है। सब कुछ वीराना सा लगता है वहाँ। पैसे कौड़ी की तो कोई कमी नहीं है वहाँ, लेकिन अपनों की कमी है। इसलिए बस आप लोगों के साथ रहने के लिए आए हैं हम यहाँ हमेशा हमेशा के लिए। समझा दो अपने भाई को कि यहाँ पर उसके लिए कोई जगह नहीं है। यदि उसे यहाँ रहना है तो जाकर फार्म हाउस में रहे जिसमें इसके माँ बाप रहते थे। अरे अभी कुछ दिन तो रहने दो, नई बहू को लेकर आया वो अपने साथ। इस तरह कैसे हम उसे घर से निकाल सकते हैं? थोड़े दिन धीरज रखो, फिर मैं खुद ही ओम को जाने के लिए बोल दूंगा। ये भगवान, कैसे पति हो तुम्हें मेरी बात क्यों समझ में नहीं आती है? तुम अपने भाई और अपनी बहू को इस घर से निकाल दो, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। तलाक। अपने बच्चों को संभालना और अपना घर संभालते रहना। मैं जा रही हूँ अपने मम्मी पापा के घर। अरे नहीं नहीं, इतने जल्दी क्यों गुस्से में आ जाती हो तुम? मैं अभी इन लोगों को बोल देता हूँ कि ये लोग यहाँ से चले जाएं। ओम, अच्छी बात है कि तुम हमेशा हमेशा यहाँ रहने के लिए आ गए हो, लेकिन इस घर में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है और ना ही बाबूजी की प्रॉपर्टी में। सिर्फ तुम उस फार्म हाउस में जाओ तो किराएदार की तरह रह सकते हो। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो मुझे इतना प्यार करते थे ना। कुछ सालों के लिए मैं आप लोगों से दूर किया गया, आपने तो मुझे पूरा पराया ही कर दिया। एक काम करो, तुम अपने भाई और अपनी बहू को ही घर पर रख लो। मैं अपना सारा सामान पैक करके हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ और तुम्हारे पास तलाक के कागजात भिजवा दूंगी। अरे कामनी डार्लिंग, मेरी बात तो सुनो। तुम बात पूरी सुनती ही नहीं हो। ओम, जाओ अपनी पत्नी को लेकर चले जाओ इस घर में, और ना ही हम लोगों के ऊपर तुम्हारा कोई भी अधिकार है। सोच लो कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है, कोई भाभी नहीं है। देखिए भैया, मैं आपसे छोटे मुँह बड़ी बात नहीं करना चाहती हूँ। आप ओम के बड़े भैया हैं, इस नाते मेरे भी बड़े भाई समान हुए। देखिए भैया, ओम आपको बहुत प्यार करते हैं। ओम आपके लिए ही विदेश से यहाँ आए हुए हैं। ओम तो हमेशा से ही आप लोगों के साथ रहना चाहते थे। वहाँ हमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, पैसे कौड़ी सब कुछ था, लेकिन बस ओम को आप लोगों का प्यार चाहिए था, इसलिए वो यहाँ आया है। भैया प्लीज आप लोग एक बार सलाह कर लीजिए। देखो रिया, मेरे लिए सबसे पहली महत्वता मेरी पत्नी की है। यदि मेरी पत्नी खुश नहीं चाहती है कि तुम लोग यहाँ रहो, तो मैं बिल्कुल तुम लोगों को यहाँ नहीं रख सकता हूँ। जब मैंने अपनी पत्नी कामनी से शादी की थी तो उसे यही वचन दिया था कि मैं हर परिस्थिति में उसका साथ दूंगा, तो बस मैं उसका साथ दे रहा हूँ। तुम लोगों का साथ मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता है। पत्नी और पति, इन दोनों का ही जीवन आखिरी समय तक एक दूसरे के साथ बीतता है। इसलिए तुम लोगों से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि तुम लोग चले जाओ यहाँ से। ऐसा नहीं है कि मैं अपने भाई ओम से प्यार नहीं करता, मैं भी अपने भाई को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। तुम्हारे साथ तो तुम्हारी पत्नी है ओम, मेरे साथ कौन रहेगा? यदि तुम्हारी भाभी इस घर से चली गई तो बच्चों को कौन संभालेगा? इस घर की देखभाल कौन करेगा? मेरी देखभाल कौन करेगा? इसलिए मुझे तुम्हें अपने आप से दूर करना ही पड़ेगा। और वैसे भी तुम तो इतने सालों से मुझसे दूर ही रह रहे हो, तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है? जाओ, जिन पैरों से आए हो इस घर के अंदर, उन्हीं पैरों से वापस चले जाओ। और हाँ, दोबारा इस घर में कभी कदम रखने की कोशिश मत करना। कामनी कैसे भाई हैं आपके और कैसी भाभी है? जिन भाई भाभी के खातिर आप विदेश से इतना सब कुछ छोड़कर आए हैं, वही भाई भाभी आपको लताड़ रही हैं। नहीं रिया, मेरे भैया बहुत अच्छे हैं। वो बस भाभी से बहुत प्यार करते हैं ना, इसीलिए उनकी बात मान रहे हैं। अब और कितनी बेइज्जती करवाएंगे? चलिए इस घर से, चलिए, मैंने कहा। हम चलकर फार्म हाउस में ही रहेंगे। अब इन लोगों से हमारा कोई वास्ता नहीं है। आई एम सॉरी रिया, मुझे माफ़ कर दो। मैं नहीं जानता था कि यहाँ आने के बाद तुम्हें ये सब कुछ देखना पड़ेगा। मैं तो ये सोचकर तुम्हें यहाँ लेकर आया था कि यहाँ मेरे भाई भाभी तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। मेरे मम्मी पापा कभी मुझे इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि भैया भाभी उनके साथ कभी गलत भी कर रहे हैं। मेरे मम्मी पापा ने कभी मुझे शायद इसी कारण ये सब बातें नहीं बताई होंगी कि मैं वहाँ विदेश में अकेला पड़ा हुआ हूँ, परेशान ना हूँ। इसलिए मम्मी पापा ने कभी मुझे किसी किस्म की कोई बात नहीं बताई। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि भैया भाभी ने जानबूझकर मम्मी पापा को यहाँ फार्म हाउस में भेजा होगा। मेरे मम्मी पापा मुझे और भैया को बहुत प्यार करते थे रिया, बहुत प्यार करते थे। मैं तो बस यही सोचता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है यहाँ, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि 5-6 सालों में भाभी के आने के बाद ये सब कुछ हो जाएगा। जब मम्मी पापा का देहांत हुआ तो मुझे विदेश से आने के लिए वीज़ा नहीं मिला, इसलिए मैं वहाँ से मम्मी पापा के देहांत में भी नहीं आ पाया। वहाँ से आना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। मैंने तो आपको समझाया था कि यहाँ सब कुछ इतना अच्छा है, विदेश में हम लोग सेटल हैं, यहाँ से जाना ठीक नहीं होगा, लेकिन आप हैं कि माने ही नहीं, यहाँ आकर कितने दुखी हो रहे हैं। रिया, जब मुझे मेरे मम्मी पापा के अंतिम दर्शन नहीं हो पाए, उसी समय से मुझे ऐसा लगता था कि बस किसी न किसी तरह से मैं अपने शहर वापस चला जाऊं और दोबारा फिर कभी विदेश नहीं आऊँगा।
बस इसी कारण मैंने विदेश छोड़ दिया। ऐसे कोड़ी ही सब कुछ नहीं होता है, रिश्ते भी मायने रखते हैं। लेकिन मुझे क्या पता था, जिन रिश्तों के कारण मैं यहाँ आया हूँ वही रिश्ते मुझे ठुकरा देंगे और मेरे साथ धोखा करेंगे। मैं इतना तो जानता हूँ कि मेरे मम्मी पापा ने मेरे साथ धोखा नहीं किया है। मुझे पापा बताते रहते थे फ़ोन में कि बेटा इतनी प्रॉपर्टी ली है, ये लिया है, वो लिया है। वो हमेशा एक ही बात बोलते थे कि जो कुछ भी है तो मेरे दोनों बेटे के लिए है, दोनों बेटे के नाम पर कर दूंगा। तो फिर भला एक ही लड़के के नाम पर कैसे कर सकते हैं? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ सोचा था रिया। तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, तुम्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दूंगा। लेकिन यहाँ आकर देखता हूँ कि ये खेत के घर के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें सुख सुविधाएं नहीं दे पाऊंगा रिया, सुख सुविधाएं नहीं दे पाऊंगा तुम्हें। देखिए ओम, मेरे लिए पैसे, धन, दौलत, प्रॉपर्टी ये सब मायने नहीं रखती है। मेरे लिए तो सिर्फ और सिर्फ आपका मेरे साथ होना ही मायने रखता है। मुझे किसी के पैसे, धन, दौलत से कोई मतलब नहीं है। आप है मेरे साथ, बस इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं है। भगवान आपको सही सलामत रखे, बस इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आप अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें। बस दुख तो मुझे इस बात का हो रहा है कि आप जिन भाई भाभी के लिए, जिन रिश्तों के लिए यहाँ पर आए हैं, वही रिश्ते आपके अपने नहीं हैं। मुझे बहुत दुख लग रहा है। आपके लिए ही सोच कर मुझे बहुत रोना आ रहा है। मैं जानता हूँ रिया कि मुझे रोता हुआ देखकर तुम्हारा दिल भी दुख रहा है, तुम्हें भी रोना आ रहा है। लेकिन रिया, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी नहीं रोऊंगा। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा होगा। खुशी तो इस बात की है कि एक ही शहर में रहेंगे तो कम से कम कभी कभार मुलाकात तो हो ही जाएगी किसी बहाने। बस इससे बढ़कर और मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्लीज़ तुम रोना बंद करो। ठीक है, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाने को कुछ बनाकर लाती हूँ। सच में भैया भाभी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, बहुत गलत किया है। मैं अपनी पत्नी को पूरी कोशिश करूँगा कि खुश रख सकूँ। उसके लिए मैं बहुत मेहनत करूँगा, अच्छी जॉब ढूंढूंगा और अच्छी जॉब ढूंढने के बाद उसे सारी सुख सुविधाएं दूंगा। वो सारी सुख सुविधाएं जो विदेश में रहकर मैं उसे देता था। बेचारी ने अभी देखा ही क्या है, 6 महीने तो हुए ही हमारी शादी को और 6 महीने में इतना कुछ देख लिया उसने। जाओ बच्चों, तुम्हें मैंने पैसे दे दिए हैं। तुम्हें जब भी भूख लगेगी दुकान से कुछ भी लेकर खा लेना और हाँ, अच्छे से संगीत सीख कर आना। कामनी, जब तो मैंने मना कर दिया है कि बच्चों को संगीत सीखने के लिए नहीं भेजना है, और वो भी अकेले। तुम जानती हो ना कि उस रोड में कितने हादसे हो चुके हैं, कितने बच्चे लापता हुए हैं उस रोड से। तुम्हें कुछ अंदाजा है? अब मुझे भी इतना टाइम नहीं है कि मैं दोनों टाइम बच्चों को छोड़ सकूं और लेकर आ सकूं। इतने दूर हमारे बच्चे जाएंगे और वो भी अकेले। तुम ऐसा मत करो कामनी। तुम चाहते क्या हो कि जिस तरह तुम भोलू बने हुए बैठे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता जाता, इसी तरह हमारे बच्चे भी इतने में ही सीमित रह जाएं? अरे तुम मेरे बच्चों को कुएं का मेंढक मत बनाओ। मैं अपने बच्चों को आजादी से जीना सिखाना चाहती हूँ, ओढ़ना सिखाना चाहती हूँ, दुनिया के लोगों से लड़ना सिखाना चाहती हूँ। और तुम मेरे बच्चों को घर के अंदर रख कर उन्हें घर में ही कैद करना चाहते हो। कैसे बात हो तुम जो नहीं चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे आगे बढ़े? अरे सोचो, कितने गर्व की बात होगी हमारे लिए जब हमारे छोटे छोटे बच्चे संगीत सीखेंगे, शो करेंगे, लोगों की कितनी तारीफ करेंगे, टीवी शो पर हमारे बच्चे आएंगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम जो सोच रही हो वो अच्छा सोच रही हो बच्चों के लिए, लेकिन जगह भी तो मायने रखती है ना, स्थान भी तो मायने रखता है ना। जहाँ हमारे बच्चे सीखने जा रहे हैं, क्या वो हमारे बच्चों के लिए सेफ है? ये भी तो मायने रखता है ना। मतलब संगीत सिखाना है तो तुम बच्चों को कहीं भी जाने दोगी? कल को भगवान ना करे यदि बाकी बच्चों की तरह हमारे बच्चे भी उस जगह से लापता हो गए तो हम क्या करेंगे? किसके आगे भीख मांगेंगे? किसके आगे हाथ जोड़ेंगे कि हमारे बच्चों को ढूंढ कर ला दो? बस जब भी सोचना तो गलत ही सोचना। तुम्हारी सोच हमेशा घटिया ही रही है, गलत ही रही है। मैं इस बार तुम्हारी एक भी बात नहीं मानूंगी। मैं अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों को जीना सिखाना चाहती हूँ। अरे मेरे बच्चों के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, सब अफवाह है। लोग सब पब्लिसिटी पाने के लिए अफवाह फैलाते हैं। पहले तो उन बच्चों की, उनके माता पिता की फोटो डलवाते हैं कि ये बच्चे गायब हो गए, ताकि यूट्यूब में उनको, सोशल मीडिया में उन्हें लोग देखें और वो फेमस हो जाएं। बस यही सब चल रहा है। फेमस होने के लिए लोग क्या नहीं कर रहे हैं। तुम भी गजब की बात करते हो। जाओ बच्चे तुम लोग, और हाँ, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। जाओ। ठीक है पापा, ठीक है मम्मी, थैंक यू। ऐसे लोग ना जीवन में कुछ कर सकते हैं और ना ही किसी को करने दे सकते हैं। कभी तरक्की नहीं कर पाओगे तुम, कभी नहीं। मैं अपने बच्चों को संगीत क्लासेस ज्वाइन इसलिए करवा रही हूँ ताकि मेरे बच्चे बड़े बड़े टीवी पर्दे पर आ सके और लोग उन्हें देखकर कहेंगे कि देखो कामनी के बच्चे हैं, कामनी के। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। यदि मुझे ऑफिस ना जाना पड़ता तो मैं अपने बच्चों को सामने से ले जाकर छोड़ता और लेकर आता। पता नहीं क्यों दिल में एक अजीब सी बेचैनी, अजीब सा डर और अजीब सी घबराहट हो रही है। कहीं मेरे बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो जाए। भगवान, मेरे छोटे छोटे बच्चों की रक्षा करना।
बच्चों ये देखो आपके पापा आपके लिए क्या लेकर आए हैं, जल्दी आओ बच्चों। बच्चों कामनी, कामनी बच्चे कहाँ हैं? आप आ गए ऑफिस से? अभी मैं बाई को बोलकर आपके लिए चाय बनवाती हूँ। बच्चे कहाँ हैं कामनी? आ गई म्यूजिक क्लास से? अरे नहीं, बच्चे अभी तक आए नहीं हैं। मैं तो बस उन्हीं का रास्ता देख रही थी यहाँ बैठे बैठे, तभी अचानक से मेरी नींद लग गई। बच्चे नहीं आए हैं? शाम के 5 बज गए हैं और बच्चे अभी तक म्यूजिक क्लास से नहीं आए हैं। सुबह के 10 बजे से बच्चे गए हुए हैं। कैसी माँ हो तुम? तुम्हें जरा भी अपने बच्चों की चिंता नहीं है? अरे इतना भी क्यों भड़क रहे हो? आ जाएंगे। तुम्हें अकेली चिंता नहीं है, चिंता मुझे भी है। मैं भी जब से रास्ता देख रही हूँ कि बच्चे अब आएंगे तब आएंगे। हो सकता है म्यूजिक क्लास थोड़ी लेट तक चलती होगी। आज उनका पहला दिन है, इसलिए पता नहीं चल पाया हम लोगों को। अरे पागल औरत, बच्चों की म्यूजिक क्लास सिर्फ 2 घंटे की रहती है। तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरे बच्चे अभी तक आए नहीं हैं? तुझे मैंने पहले ही मना किया था कि मत भेज बच्चों को म्यूजिक क्लास, लेकिन नहीं, तूने मेरी एक नहीं सुनी। याद रखना कामनी, यदि मेरे बच्चों के साथ कुछ भी गलत हुआ ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से बोलने की? तुम लगता है अपनी औकात भूल गए हो। अब तो मैं तुम्हारे साथ हरगिज़ नहीं रहूंगी, एक मिनट भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। इससे तो बाद में बात करूंगा, मैं पहले अपने बच्चों को देख कर आता हूँ। कौन सी बड़ी रात हो गई है जो इतनी ज्यादा चिंता कर रही हैं? आ जाएंगे बच्चे। मैंने उन्हें जन्म दिया है तो क्या मुझे उनकी चिंता नहीं रहेगी? अजीब आदमी है। राकेश अपने बच्चों को देखने के लिए म्यूजिक क्लास जाता है, लेकिन वहाँ बच्चों की सिर्फ गिटार पड़ी हुई रहती है। बच्चे का कोई पता नहीं रहता। आसपास के लोगों से जब राकेश ने बच्चों के बारे में पूछा, म्यूजिक क्लास टीचर से पूछा, तो उन्होंने बता दिया कि बच्चे तो म्यूजिक क्लास में आए ही नहीं। आसपास के किसी भी व्यक्ति ने उन बच्चों को नहीं देखा था। राकेश बहुत परेशान हुआ। पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस भी बच्चों को ढूंढने में लग गई, लेकिन बच्चों की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। धीरे धीरे करके 2 घंटे 3 घंटे बीत गए। राकेश रोता हुआ अपने घर वापस आता है। आई एम सॉरी राकेश, मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी थी। राकेश, बच्चों को कुछ पता चला क्या? मुझे भी बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है, बहुत फिक्र हो रही है बच्चों की। तुम्हें फिक्र हो रही है बच्चों की? अरे जो कुछ हुआ है तुम्हारे कारण ही हुआ है। तुम्हें जब मैंने मना किया था कि मत भेजो बच्चों को, तो तुमने मेरी बात नहीं मानी। आज हमारे बच्चे सुबह से लापता है। हमारे बच्चों को कोई अता पता नहीं है, कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, कौन ले गया हमारे बच्चों को। तुमने मेरे बच्चों को जानबूझकर म्यूजिक क्लास भेजा। तुम्हें मैंने मना किया था कि मत भेजो, लेकिन नहीं, तुम बिल्कुल नहीं माने। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना, मेरे बच्चों की रक्षा करना। मेरे बच्चे सही सलामत मिल जाए भगवान। राकेश, हो सकता है बच्चे अपने किसी दोस्त के घर गए हों। एक बार पता करो ना जाकर। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने पता नहीं किया होगा? सारा मोहल्ला छान मारा, एक एक दोस्त, एक फ्रेंड को जाकर पूछ लिया उनके, लेकिन बच्चों को सुबह से किसी ने भी नहीं देखा है। पुलिस अपनी तहकीकात कर रही है, लेकिन भगवान न करे कहीं हमारे बच्चों के साथ कुछ गलत हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मेरे बच्चे, हे भगवान, मेरे बच्चों को सही सलामत लौटा दो। चिंता मत करो राकेश, हमारे बच्चे सही सलामत लौट आएंगे। कुछ नहीं होगा उन्हें। मम्मी पापा, ठीक तो हो ना बच्चों? तुम ठीक तो हो ना? तुम कहाँ चले गए थे मेरे जिगर के टुकड़ों? तुम कहाँ चले गए थे बेटा? अच्छा, तो इसका मतलब बच्चों को तुम्हारा भाई और तुम्हारी बहू लेकर गए थे। देख रहे हो तुम, और तुम मुझे सुना रहे हो भला बुरा। बस करिए भाभी, जब देखो तब हमें ही सुनाते रहती हैं आप। आखिर हमारी गलती क्या है? अरे हमने तो आपके बच्चों को बचाया है। आपके बच्चे किडनैप हो गए थे। आपको तो जरा भी अंदाजा नहीं है कि आज यदि हम लोग समय पर ना पहुँचते तो आपके बच्चे शायद इस दुनिया में रहते ही ना। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? बच्चे किडनैप हो गए थे? हाँ भैया, रिया एकदम सही बोल रही है। जब मैं सुबह दूध लेने के लिए मोटरसाइकिल से जा रहा था, तभी बच्चों को म्यूजिक क्लास के सामने किसी ने पकड़कर गाड़ी के अंदर खींच लिया। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही बच्चों को लेकर वो लोग फरार हो गए। मैंने उस गाड़ी का पीछा किया और पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर दिया। उसके बाद बहुत मुश्किलों के बाद मैं बच्चों तक पहुंच पाया भैया। बच्चों को वो लोग पता नहीं क्या करने वाले थे। हाँ पापा, हम लोगों को 2 अंकल ने पकड़कर गाड़ी के अंदर खींच लिया था और हमें एक काली सी कोठरी के अंदर ले जाकर बंद कर दिया था और हमारी चुन्नू को तो बहुत मारा भी था। बस हम लोगों को कुछ भी नहीं दिया था। उन लोगों ने खाने के लिए अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया था। मुझे बहुत डर लग रहा था चाचू, बहुत डर लग रहा था वहाँ। थैंक यू चाचू, आप आ गए और आपने और पुलिस अंकल ने हमें बचा लिया। ओम, मेरे भाई, मुझे माफ़ कर दे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने जिस भाई के लिए इतना गलत किया, जिस भाई के लिए इतना गलत सोचा, तेरे साथ इतना कुछ गलत किया, और आज तूने ही मेरे दोनों बच्चों की जान बचाई है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और खुश भी हूँ इस बात से कि आज तू नहीं रहता तो शायद मेरे बच्चों का। भैया, इनकी जगह यदि कोई और बच्चे भी होते तो भी मैं ऐसा ही करता, लेकिन भैया इस तरह अपने बच्चों को अकेला छोड़ना उचित नहीं है। आज का समय बहुत खराब है।
मैंने तेरी भाभी से मना किया था कि मत जाने दे बच्चों को, लेकिन नहीं, इसने ही भेजा था। ये सब छोड़िए भैया, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन आइंदा के लिए आप ध्यान रखिएगा। मुझे माफ़ कर दे ओम, रिया बहू, मुझे माफ़ कर दो बेटा। मैं तुम लोगों को तुम्हारा सारा हिस्सा लौटाने के लिए तैयार हूँ। जो तुम्हारा हक है, जो तुम्हारा अधिकार है, वो सब कुछ लौटा दूंगा मैं तुम्हें। मुझे तुम्हारा हिस्सा नहीं चाहिए बेटा। तुम लोग आपसे इसी घर में रहोगे, अब तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। अरे मानती हूँ कि इन लोगों ने हमारे बच्चे की जान बचाई है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बस कर, यदि तूने आज एक शब्द भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं बता देता हूँ तुझे। और हाँ, मैं भूल जाऊंगा फिर कि तू मेरी पत्नी है या तू मेरे बच्चों की माँ है। आज तूने अपनी सारी हदें पार कर दी है। मैं इतने सालों से तुझे माफ़ करते आ रहा हूँ। मैंने बहुत गलत किया है अपने माता पिता के साथ, अपने भाई के साथ, लेकिन अब मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका मिला है, तो मैं इस गलती को सुधार कर ही रहूँगा। और रही बात कि तू ये जो बार बार मुझे धमकी देती है ना कि तू मुझे छोड़कर चली जाएगी, तलाक देकर चली जाएगी, मेरे दोनों बच्चों को छोड़कर चली जाएगी, तो बिल्कुल जा। अभी इसी वक्त अपना सारा सामान पैक कर और निकल यहाँ से। और तू नहीं जा रही है तो मैं खुद तुझे धक्के मारकर इस घर से बाहर करता हूँ। ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने आज आपको कहाँ तलाक देने के लिए बोल दिया? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। जो कुछ मेरे भाई का है मैं वो अपने भाई को लौटाऊंगा। और खबरदार, जो तूने आज के बाद मेरे भाई और मेरी बहू से उठपटांग बात की तो तू क्या मुझे तलाक देगी? तलाक तो मैं तुझे दूंगा। अभी के अभी मैं वकील साहब को बुलवाकर और तेरे लिए तलाक के नोटिस तैयार करवाता हूँ। नहीं भैया, हमें किसी का कुछ नहीं चाहिए। हमारे लिए तो बस इतना ही काफ़ी है कि आपके दिल में हम लोगों के प्रति आज भी प्रेम और भाव बने हुए हैं। नहीं ओम, मैंने जो गलती इतने सालों से की है वो गलती मैं आज सुधार कर ही रहूँगा। मुझे माफ़ कर दे मेरे भाई, माफ़ कर दे। मम्मी पापा को कभी मैंने खुशी नहीं दे पाया, लेकिन तुझे ज़रूर खुशी दूंगा। मुझे माफ़ कर दे मेरे भाई, मुझे एक आखिरी मौका दे दे। आज से तुम दोनों हमारे साथ ही रहोगे। मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम लोगों को कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। रिया, देवर जी, मुझे भी माफ कर दो। मैं सचमुच लोभ में, लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि सब कुछ भूल बैठी थी कि कौन किसका बेटा है, कौन किसका भाई है। मैंने एक बेटे को उनके माँ बाप से छिड़वाया, तो देखो आज मेरे बच्चों को भगवान मुझसे छीनने वाला था। वो तो आप लोगों का बहुत एहसान रहेगा मेरे ऊपर, जो आप लोगों ने मेरे बच्चों की जान बचा ली। मैं जीवन भर आप लोगों की शुक्रगुजार रहूंगी। आज के बाद जो आपके भैया बोलेंगे वही करूंगी। मैं कभी आप लोगों को किसी बात के लिए परेशान नहीं करूंगी। प्लीज देवर जी, माफ कर दीजिए। रिया, माफ कर दो मुझे। रिया और ओम दोनों ही अपने भाई भाभी को माफ कर देते हैं। कामनी को और राकेश को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल पर ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।